मित्रों, आज भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का ऐलान पर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का दौर इस बीच में जारी है। अमेरिका ने ईरान को घेर रखा है और किसी भी वक्त हमला करने के लिए वो तैयार है। ईरान भी अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस टकराव के बावजूद अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर आने वाले हैं। कल खाड़ी के देश ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने वाली है। भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 11:30 बजे ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी। यानी अब से लगभग 14 घंटे के बाद अमेरिका और ईरान वार्ता की शुरुआत करेंगे। पूरी दुनिया की नजर इस पर लगी है, क्योंकि इसी से तय होगा कि दुनिया में शांति आएगी या फिर युद्ध बढ़ेगा। यही वजह है कि आज इस बातचीत का विश्लेषण जरूरी है। डीएनए मित्रों, बातचीत को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि दोनों देश वार्ता करेंगे। अराक्ची के मुताबिक अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुक्रवार सुबह 10 बजे मस्कट में होगी। अराक्ची ने यह भी कहा कि सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए मैं अपने ओमान के भाइयों का आभारी हूं। लेकिन इस बातचीत से पहले ही धमकियों का दौर भी शुरू हो गया। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकाया है, यानी उन्होंने एक बार फिर अपनी पिस्टल निकाल ली है। ट्रंप की धमकी के बारे में जानने से पहले आपको कल की संभावित बातचीत के बारे में जानना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की तरफ से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर बातचीत में शामिल होंगे, जबकि ईरान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची करेंगे। यानी ट्रंप ने अपने विश्वसनीय स्टीव विटकॉफ के साथ अपने दामाद जेरेड कुशनर को भी टीम में रखा है। हाल के दिनों में ट्रंप के दामाद ही दुनिया में ट्रंप की कूटनीति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। डीएनए मित्रों, बातचीत के लिए दोनों देश भले ही राजी हो गए हों, लेकिन उससे पहले वार्ता की जगह से लेकर विषय तक कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विवाद हुआ। आपको इन विवादों के बारे में भी जानना चाहिए, ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि इस बातचीत का क्या नतीजा निकलने वाला है। यानी अमेरिका के विदेश मंत्री का स्पष्ट रूप से मानना है कि ईरान से बातचीत को लेकर उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। वैसे भी बातचीत के विषय को लेकर पहले ही टकराव दिख रहा है। मस्कट में होने वाली बातचीत को अमेरिका व्यापक बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चाहता है इसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी जोड़ा जाए। साथ ही हिजबुल्ला और हमास जैसे प्रॉक्सी संगठनों को ईरान के समर्थन और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों में को भी शामिल किया जाए। लेकिन ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि बातचीत केवल परमाणु मुद्दे और अमेरिकी प्रतिबंधों तक ही सीमित रहेगी। यानी ईरान अपनी पसंद के विषयों पर बातचीत करना चाहता है, जबकि अमेरिका अपनी पसंद के मुद्दों पर। डीएनए मित्रों, शुरुआत में बातचीत तुर्की के शहर इस्तांबुल में होनी थी। इसमें मिडिल ईस्ट के कुछ देश भी ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होते, लेकिन ईरान ने इसके लिए मना कर दिया। वो तैयार नहीं हुआ। तुर्की नेटो का सदस्य है, जिसकी वजह से ईरान को लगता है वो अमेरिका के करीब है। साथ ही तुर्की मुस्लिम देशों की राजनीति में ईरान का विरोधी भी माना जाता है। इसी वजह से ईरान ने ओमान में बातचीत पर जोर दिया। ईरान को इस बात का भी डर था कि तुर्की में बातचीत हुई तो परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। साथ ही ईरान दो देशों की बातचीत में किसी तीसरे देश को शामिल करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ईरान के इस रुख के बाद यह खबरें भी आई कि बातचीत रद्द हो गई है, लेकिन अरब देशों के दबाव के बाद अमेरिका ने ओमान में बातचीत के लिए सहमति दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट के 9 देशों ने अमेरिका से बातचीत जारी रखने के लिए संपर्क किया, जिसके बाद ओमान में बातचीत के लिए अमेरिका तैयार हो गया। डीएनए मित्रों, अब आपको यह भी जानना चाहिए कि ईरान ने तुर्की की जगह ओमान में बातचीत की शर्त क्यों रखी और क्यों अमेरिका भी इसके लिए तैयार हो गया। ईरान ने ओमान को इसलिए पसंद किया क्योंकि ओमान लंबे समय से ईरान और अमेरिका के बीच न्यूट्रल और विश्वसनीय मध्यस्थ रहा है। 2013 से अमेरिका और ईरान के बीच कई दौर की बैक चैनल न्यूक्लियर बातचीत ओमान में ही हुई है। ओमान को ना तो ईरान ना ही अमेरिका का विरोधी माना जाता है। इसके साथ साथ वो क्षेत्रीय राजनीति में भी शामिल नहीं है। यानी ईरान को तुर्की में बातचीत से जहां मुद्दों का दायरा बढ़ने का खतरा था, वहीं ओमान में वो अपनी शर्तों पर बात कर सकता है। डीएनए मित्रों, अरब देशों के दबाव में अमेरिका भले ही तुर्की की जगह ओमान में बातचीत के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस बातचीत को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं उससे तय है ये वार्ता सिर्फ दिखावे के लिए है। दोनों देश दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि युद्ध के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। अमेरिका कहेगा कि उसने पूरी कोशिश की, लेकिन बातचीत टूटने के लिए ईरान जिम्मेदार है। वहीं ईरान की तरफ से बातचीत टूटने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। डीएनए मित्रों, दो देशों के बीच इस अविश्वास को लेकर अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रीगन ने कहा था
राष्ट्र एक दूसरे पर अविश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सशस्त्र हैं, इसलिए बल्कि वो सशस्त्र इसलिए हैं क्योंकि वो एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं। रीगन ने यह उदाहरण शीत युद्ध के संदर्भ में दिया था, लेकिन ईरान अमेरिका की मौजूदा स्थिति में भी ये लागू होता है। ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास की खाई बहुत गहरी और ऐतिहासिक है, जो दशकों से बढ़ती ही जा रही है। दोनों देशों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। 1953 में अमेरिका के समर्थन से ईरान में तख्तापलट से लेकर पिछले साल ईरान पर अमेरिकी हमले तक इस अविश्वास में बढ़ोतरी ही हुई है। ओमान में बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अविश्वास की खाई इतनी ज्यादा है कि कूटनीति से भरोसा बनाना मुश्किल है। या तो ईरान झुकेगा या सैन्य टकराव बढ़ेगा। दोनों पक्ष एक दूसरे को धोखेबाज मानते हैं, जिससे कोई भी समझौता होना बहुत मुश्किल है। दोनों देशों के बीच इस अविश्वास को समझना हो तो आपको वार्ता से पहले अमेरिका की तरफ से आ रहे बयानों को सुनना चाहिए। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को बहुत चिंतित होना चाहिए। डीएनए मित्रों, अगर दो देश युद्ध टालना चाहते हैं तो बातचीत से पहले यह भाषा नहीं होनी चाहिए। ट्रंप का यह बयान बताता है कि वो ईरान पर अपनी शर्तों को मनाने का दबाव बनाना चाहते हैं। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्री भी खामनेई की सत्ता को ईरान के लोगों के खिलाफ बता रहे हैं। मित्रों, बात सिर्फ जुबानी धमकी तक नहीं है। कल के डीएनए में हमने आपको बताया था कि अमेरिका के फाइटर जेट्स ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया था। ईरान का यह ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की जासूसी करने के लिए आया था। यानी धमकी और धमाके की पृष्ठभूमि में यह बातचीत होने जा रही है। बातचीत का समय इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ दिनों में इजराइल और अमेरिका के बीच सैन्य समन्वय में तेजी आई है। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर 4 दिन पहले वॉशिंगटन का गुप्त दौरा कर चुके हैं। उन्होंने पेंटागन में अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल डैन केन और दूसरे वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारियों से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे में ईरान पर हमले की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया है, लेकिन अमेरिका बातचीत होने तक इंतजार करना चाहता है। यानी बातचीत नाकाम होने के बाद हमले पर अमल शुरू होगा। यानी कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच ये बातचीत बारूद के साए में हो रही है। बात भले ही हो जाए, लेकिन बारूदी हमला तय है। अमेरिका ईरान को कट्टरपंथी इस्लामिक शासन से मुक्त कराना चाहता है, क्योंकि यह कट्टरपंथ सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। डीएनए मित्रों, दुनिया के लिए खतरा बने कट्टरपंथ को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल अब आदर्श बन गया है। यूरोप के एक देश ने कट्टरपंथियों और उनका आश्रय स्थल बनी अवैध मस्जिदों के खिलाफ योगी मॉडल की तर्ज पर ही एक्शन का ऐलान किया है। अब हम भारत से 6000 किलोमीटर दूर अवैध मस्जिदों के खिलाफ योगी मॉडल वाले एक्शन का विश्लेषण करेंगे। यूरोप के खूबसूरत देशों में शुमार ग्रीस धार्मिक उन्माद, हिंसा और कट्टरपंथ से फिलहाल परेशान है। कट्टरपंथियों को कंट्रोल करने के लिए ग्रीस की सरकार ने एथेंस में योगी मॉडल वाले एक्शन का ऐलान कर दिया है। ग्रीस सरकार एथेंस में अवैध मस्जिदों की पहचान करने के लिए अभियान चला रही है। इस अभियान के पहले चरण में 60 अवैध मस्जिदों की पहचान की गई है। इन मस्जिदों को बंद कराया जाएगा और इन्हें चलाने वालों को ग्रीस से निकाला जाएगा। डीएनए मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि अवैध मस्जिद चलाने वालों को निकाला क्यों जाएगा, तो गौर से सुनिएगा। यूरोपीय सभ्यता के सबसे पुराने शहरों में शामिल एथेंस में अवैध मस्जिदों के पीछे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश से ग्रीस पहुंचे इन कट्टरपंथियों ने एथेंस में जगह जगह अवैध मस्जिदें बना दी। ये मस्जिदें कट्टरपंथ का केंद्र और कट्टरपंथियों का आश्रय स्थल बन गई। ग्रीस कैसे कट्टरपंथ से लहूलुहान हुआ, हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ग्रीस में धर्म स्थल से जुड़ा कानून क्या कहता है। मित्रों, किसी भी धार्मिक समूह को ग्रीस में धर्म स्थल बनाने के लिए संस्था को रजिस्टर्ड कराना होता है। हर धर्म स्थल के लिए अलग अलग मंजूरी लेनी होती है। धर्म स्थल बनाने के लिए आवेदन वहीं से दे सकता है जो ग्रीस या यूरोपीय यूनियन का नागरिक हो। ग्रीस की आबादी में मुसलमान करीब 5% हैं। इसमें भी ज्यादातर तुर्की मूल के हैं और बाकी प्रवासी हैं। ग्रीस वो देश है जहां खुले हाथ और फैली उंगलियों से हाथ हिलाने को अपमानजनक माना जाता है। ऐसे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों ने बिना कानूनी मंजूरी के धड़ाधड़ अवैध मस्जिदें खड़ी कर दी। इन अवैध मस्जिदों के जरिए कट्टरपंथियों ने 3400 साल पुराने शहर की पहचान और चरित्र को बदलने की साजिश की। अपनी ऐतिहासिक विरासत और पहचान पर गर्व करने वाले ग्रीसवासियों के लिए यह बड़ा खतरा था।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि कट्टरपंथी वह हैं जो अपनी राय नहीं बदल सकते। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और दूसरे इस्लामिक देशों से ग्रीस पहुंचने वाले धार्मिक उग्रपंथियों के साथ ठीक यही हुआ। ये ग्रीस जैसे उदार देशों में तो पहुंचे, वहां के संसाधनों को इस्तेमाल किया, लेकिन ग्रीस की उदारवादी सोच को नहीं अपनाया। उनकी कट्टर सोच नहीं बदली। नतीजा यह हुआ कि एथेंस के जिन इलाकों में पाकिस्तान और बांग्लादेशी मूल के लोगों की संख्या बढ़ी, वहां शाम के बाद महिलाओं का जाना दुश्वार हो गया। इन इलाकों में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा। फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई। ग्रीस की आबादी में प्रवासियों की संख्या 10% है, लेकिन अपराध में प्रवासियों की हिस्सेदारी 55% से ज्यादा है। फिर से सुन लीजिएगा, प्रवासियों की संख्या ग्रीस में 10% है, लेकिन अपराध में हिस्सेदारी 55% से ज्यादा है। ग्रीस में कट्टरपंथी हिंसा यूरोपीय यूनियन में शामिल देशों में सबसे ज्यादा है। फरवरी 2025 में एथेंस में श्रम मंत्रालय के बाहर बम फटा। इसके पीछे कट्टरपंथियों की साजिश थी। अप्रैल 2025 में एक और सरकारी ऑफिस के बाहर बम धमाका हुआ। इसके पीछे भी कट्टरपंथियों की साजिश थी। 2024 में ग्रीस में 3 आतंकी हमले हुए। इन हमलों के तार कट्टरपंथियों से जुड़े हैं। अवैध कब्जा, अवैध निर्माण और धार्मिक उन्माद पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के डीएनए में है। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कट्टरपंथ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये उन्माद वाले वायरस के चलते फिरते संवाहक हैं। ये दुनिया में कहीं भी जाएं, अपने साथ धार्मिक विद्वेष वाली सोच, महिला विरोधी मानसिकता और दूसरे धर्मों को अपमानित करने वाली मानसिक बीमारी लेकर चलते हैं। मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान बर्ट्रेड रसेल ने कहा है कि दुनिया की पूरी समस्या यह है कि मूर्ख और कट्टरपंथी हमेशा खुद को पूरी तरह सही मानते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेशी कट्टरपंथी भी अपनी सोच और अपने मजहब को ही सही मानते हैं। एथेंस में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की संख्या बढ़ी तो धार्मिक उन्माद का विस्फोट हुआ। यूरोप के सबसे खूबसूरत शहर कहे जाने वाले एथेंस की छाती पर अवैध मस्जिदें उगाईं। जब हालात बेकाबू होने लगे तो ग्रीस सरकार एक्शन में आई। कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने की शुरुआत अवैध मस्जिदों के खिलाफ एक्शन से अब हो रही है। अवैध मस्जिदों के खिलाफ ग्रीस सरकार का एक्शन वैसा ही है जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अवैध मस्जिदों के खिलाफ अभियान चलाया था। अवैध मस्जिदों के खिलाफ योगी मॉडल और ग्रीस सरकार के मॉडल की कुछ समानताएं अब समझ लेते हैं। ग्रीस में शुरुआती दौर में अवैध मस्जिदों की पहचान की जा रही है। यूपी में भी योगी आदित्यनाथ ने पहले अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिदों की पहचान की थी। अवैध मस्जिदों की पहचान के बाद ग्रीस सरकार उन्हें बंद कराएगी। आगे चलकर इन मस्जिदों को तोड़ा भी जा सकता है। योगी सरकार ने भी अवैध मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया। ग्रीस सरकार अवैध मस्जिद चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेगी। इन कट्टरपंथियों को पहले जेल भेजा जाएगा, फिर उनके देश वापस भेजा जाएगा। योगी सरकार ने भी अवैध मस्जिद बनाने वालों को जेल भेजा। मित्रों, ग्रीस में हमेशा अवैध मस्जिदों के पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान और बांग्लादेशी हैं। ठीक उसी तरह यूपी में नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में बनी अवैध मस्जिदों की फंडिंग पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने की थी। पाकिस्तान कट्टरपंथ और आतंकवाद का थोक निर्यातक है, यह प्रमाणित तथ्य है। अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के कट्टरपंथ वाले व्यापार का साझीदार बन गया है। आज ग्रीस में पाकिस्तानियों के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो इस साक्ष्य की अगली कड़ी है। मित्रों, ये पहली बार नहीं है जब कट्टरपंथ वाले जहरीले विषाणु के प्रचार प्रसार के आरोप में किसी देश ने पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को देश निकाला दिया है। इससे पहले 2015-16 में सिंगापुर ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को कट्टरपंथी हिंसा के आरोप में निकाला था। 2016 में ही सऊदी अरब ने करीब 40,000 पाकिस्तानियों को देश से निकाल दिया था। इनमें से कई पर कट्टरपंथी संगठनों से रिश्ते रखने का आरोप था। 2024 में यूएई ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को डिपोर्ट किया था। इन पर हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। 2025 में मलेशिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को निकाला था। इनमें से 5 पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। मित्रों, ग्रीस भी इसी रास्ते पर है। ग्रीस सरकार पहले कट्टरपंथ के केंद्र बन रही अवैध मस्जिदों को बंद कराएगी, फिर इन्हें चलाने वाले पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को बाहर निकालेगी। यानी मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण पड़ोसी मुल्क से जुड़ा है। पाकिस्तान में अब कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर की फौज पर बगावत की दोहरी मार पड़ने वाली है। मित्रों, एजाज सैयद खुलेआम कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान के 10 शहरों पर हमला करने के लिए बलोच बागियों ने ऑपरेशन हेरौफ शुरू किया था तो उसमें बलोच बागियों को पठान बागियों यानी तहरीक तालिबान का साथ भी मिला था। बलोच और पठान बागियों के इस गठजोड़ का भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस बयान में इस्तेमाल किए गए एक शब्द पर गौर करना चाहिए।
यह शब्द है इंटेलिजेंस फेलियर, यानी खुफिया जानकारी हासिल करने में नाकामी। एजाज सैयद ने पाकिस्तानी फौज के लिए इंटेलिजेंस फेलियर जैसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए, अब हम आपको इस मुद्दे से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, बलोच बागियों ने एक साथ 10 शहरों पर कामयाब हमला किया था, यानी इस ऑपरेशन की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। यही मुनीर का पहला इंटेलिजेंस फेलियर है। मुनीर की फौज इतने बड़े हमले से जुड़ी कोई जानकारी नहीं जुटा पाई। क्वेटा और नुश्की जैसे शहरों में हमले के दौरान बलोच बागियों ने एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। बागियों के पास ऐसे आधुनिक हथियार पहुंच गए और पाकिस्तानी खुफिया तंत्र को इसकी खबर तक नहीं लगी। यह मुनीर का दूसरा इंटेलिजेंस फेलियर है। तीसरी बड़ी बात यह कि इस बार बागियों ने सिर्फ पाकिस्तानी फौज को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि सिविल कोर्ट और प्रशासनिक दफ्तरों पर भी कब्जा किया। मुनीर की फौज इस रणनीति को नहीं भांप पाई। इस नाकामी को मुनीर का तीसरा इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा रहा है। एक साथ 10 शहरों पर बागियों के हमले, मित्रों, यह किसी भी देश की फौज के लिए शर्म से डूब मरने जैसी बात है। लेकिन फिलहाल मुनीर के पास शर्म से डूब मरने का वक्त नहीं है। इस वक्त मुनीर के सिर पर बलोच और पठान बागियों के गठजोड़ की तलवार लटक रही है। अब हम आपको पाकिस्तान के इन दो बड़े बागी गुटों की पार्टनरशिप से जुड़ी डिटेल्स बताने जा रहे हैं। मित्रों, दिसंबर 2025 में टीटीपी के चीफ कमांडर नूर वली महसूद और बालोच बागियों की अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद यह तय किया गया कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनवा के बॉर्डर पर स्थित इलाकों में दोनों गुट पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मिलकर सैन्य अभियान करेंगे। बलोच लिबरेशन आर्मी के फिदाइन गुट यानी मजीद ब्रिगेड के लड़ाकों को तहरीक तालिबान से ट्रेनिंग मिलनी भी शुरू हो गई। हालिया हमले यानी ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 से ठीक पहले टीटीपी ने उत्तरी इलाकों में हमले शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से बलोचिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी फौज की कुछ टुकड़ियों को खैबर पख्तूनवा में शिफ्ट किया गया। यह एक ऐसा कदम था जिसकी वजह से बलोच बागियों को बड़े हमले करने का मौका मिल गया था। मित्रों, बलोच और पठान बागियों के इस गठजोड़ की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है बलोच बागियों का कमांडर बशीर जेब बलोच। यह वही शख्स है जिसने ऑपरेशन हेरॉफ के बाद एक वीडियो रिलीज करके पाकिस्तानी फौज पर ज्यादा बड़े हमले करने की धमकी दी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक बशीर जेब बलोच ने ही क्वेटा और नुश्की में फिदाइन हमले करने का प्लान बनाया और उसे अंजाम तक भी पहुंचाया था। मित्रों, मुनीर और शहबाज सरकार दोनों को यह समझ आ चुका है कि बलोच और पठान बागियों का हाथ मिलाना सबसे बड़ा खतरा है। मुनीर तो खामोश हैं, लेकिन शहबाज के मंत्री अब सीधे सीधे कबूल रहे हैं कि बागियों के आगे मुनीर की फौज कमजोर साबित हो रही है। मित्रों, पठान बागियों के साथ हाथ मिलाने के साथ साथ ऑपरेशन हेरॉफ के जरिए बलोच बागियों ने यह भी बता दिया कि उनकी रणनीति काफी हद तक बदल गई है। अब हम आपको बलोच बागियों की नई रणनीति से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि बलोच समाज की बगावत किस हद तक बढ़ चुकी है। मित्रों, ऑपरेशन हेरॉफ के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी ने कुछ तस्वीरें रिलीज की। ये तस्वीरें उन महिला बागियों की हैं जिन्हें पाकिस्तानी फौज पर हमला जिन्होंने किया और बलोचिस्तान की आजादी के लिए बलिदान दिया। यह पहली बार है जब संगठित तौर पर बलोच महिलाओं ने राजनीतिक मंच छोड़कर सीधे जंग के मैदान में पाकिस्तानी सिस्टम से लोहा लिया है। मित्रों, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आज तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में महिलाओं को शामिल करके बलोच बागियों ने कई मकसद हासिल कर लिए। अब हम आपको बलोच बागियों की इस रणनीति से जुड़े मकसद को बताने जा रहे हैं। मित्रों, महिलाओं को शामिल करके बलोच बागियों ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वो पाकिस्तान के जुल्म से इतने अजीज आ चुके हैं कि अब महिलाएं भी हथियार उठा रही हैं। दूसरा संदेश ये कि बलोच मर्दों की गैर कानूनी किडनैपिंग और हत्याओं की वजह से उनके परिवारों की महिलाओं ने हथियार उठा लिए। इन संदेशों के जरिए बलोच बागी अपने संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना चाहते हैं। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि पाकिस्तान के दखियानूसी समाज में एक पुरुष को महिला से मिली चुनौती उस पुरुष के लिए शर्मनाक मानी जाती है। महिला दस्ते के जरिए हमला करके बलोच बागियों ने पाकिस्तानी फौज को इस कथित शर्म का हकदार भी बना दिया। मित्रों, बलोच बागियों के हमले और बलोचिस्तान में तेजी से बिगड़ते हालात को लेकर आज मुनीर की कठपुतली कहे जाने वाले पाकिस्तानी मीडिया भी फौज पर सवाल उठा रहा है। मित्रों, शहबाज और मुनीर की इन नाकामियों पर गुस्सा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं उबल रहा है। पाकिस्तान का आयरन ब्रदर कहे जाने वाला चीन भी बलोच और पठान बागियों के संयुक्त ऑपरेशन से हैरान परेशान है। आपको भी देखना चाहिए बागियों के इन बारूदी तेवरों का बीजिंग पर क्या असर हुआ है। मित्रों, बलोच बागियों के काले तूफान यानी ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 के बाद चीन ने बलोचिस्तान में अपने सभी नागरिकों को निकाल लिया है। चीन के इन नागरिकों को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शिफ्ट किया गया। इतना ही नहीं, 1 फरवरी से चीन ने बलोचिस्तान में सीपेक के तहत चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स पर काम भी बंद कर दिया है। बीजिंग में तैनात पाकिस्तानी राजदूत को भी जिनपिंग सरकार ने साफ कह दिया है कि बलूचिस्तान में
चीन के नागरिकों और हितों की सुरक्षा को लेकर चीन की सरकार अब काफी चिंतित है। मित्रों, चीन की चिंता लाजमी भी है। बलूचिस्तान में चीन ने कुल 64,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। अगर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बलोच बागियों ने चीन के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया तो इससे बीजिंग में बैठी जिनपिंग सरकार को बड़ा नुकसान होना तय है। मित्रों, आज पाकिस्तान के हर सूबे में बगावत की चिंगारी सुलग रही है। पाकिस्तान के इन हालात को देखकर आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आ जाता है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है, किसी भी देश के लिए बगावत सबसे बुरे परिणाम लेकर आती है। कोई भी राष्ट्र बाहर से होने वाले शत्रु के हमलों से उबर सकता है, लेकिन जिस राष्ट्र के अंदर बगावत हो जाए उसका बर्बाद होना निश्चित है। किसी भी देश में बागी ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें मदद देने के लिए शत्रु हमेशा उत्सुक रहता है। मित्रों, पहले पाकिस्तान के जुल्म सितम के शिकार बागी अलग अलग थे, लेकिन आज ये संगठित होते जा रहे हैं। आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि मुनीर की फौज पाकिस्तान के अंदर ही एक और फौज से लड़ रही है। अगर आप पिछले 1 साल के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा यह आंकलन बिल्कुल सटीक है। मित्रों, पाकिस्तानी सरकार के थिंक टैंक यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज की हालिया रिपोर्ट में बागियों के हमले से हुए नुकसान के आंकड़े बताए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में बागियों के हमले में फौज समेत अर्धसैनिक बलों के कुल 1246 अफसर और जवान मारे गए। 2024 के मुकाबले यह आंकड़ा 26% बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, पिछले साल सिर्फ बलूचिस्तान में बागियों से मुकाबला करने के लिए शहबाज सरकार को 22,387 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। मित्रों, पाकिस्तानी फौज के जितने जवान कारगिल के युद्ध में मारे गए थे, उससे ज्यादा सिर्फ 1 साल के अंदर बागियों के हाथे मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान जितना पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करता है, उससे ज्यादा वो सिर्फ बलूचिस्तान में बागियों से लड़ने में कर रहा है। ये तथ्य बताते हैं कि ना तो मुनीर की फौज और ना ही शहबाज की सरकार बगावत से निपटने में कामयाब रहे हैं। मित्रों, ये कहना गलत नहीं होगा कि बलोच और पठानों की बगावत ही पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील भी साबित होगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान से जुड़े कुछ और तथ्य भी ध्यान से देखने चाहिए। मित्रों, अव्वल तो पाकिस्तान में कोई बड़ी विदेश कंपनी आती ही नहीं, और जो आई है वो बगावत से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर जा चुकी है। पिछले 2 साल में बागियों के हमलों की वजह से 10 बड़ी विदेशी कंपनियां पाकिस्तान से लौट चुकी हैं। एक तरफ बगावत की वजह से विदेशी कंपनियां लौट रही हैं, तो दूसरी तरफ विदेशी निवेश भी कम हो रहा है। 2025-26 के दौरान पाकिस्तान में आने वाले विदेशी निवेश में 40,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट की बड़ी वजह बगावत की वजह से पैदा हुई अस्थिरता है। अब हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करने वाले हैं जिस पर धर्मगुरुओं और राजनीतिक पार्टियों के बीच इन दिनों बहस हो रही है। एक बॉलीवुड फिल्म आ रही है जिसका टाइटल है गोदान। मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान का नाम सुनते ही मन में किसान की पीड़ा और एक गाय की लालसा जागती है। लेकिन 2026 की यह फिल्म गोदान उस साहित्य से आगे बढ़कर सीधे आज के ज्वलंत मुद्दों से टकरा रही है। डियर मित्रों, इस फिल्म को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। रिलीज से पहले ही इसे बैन करने की मांग की जा रही है, लेकिन क्यों? तो इसके लिए पहले आपको फिल्म की कहानी जाननी चाहिए। यह फिल्म प्रेमचंद के उपन्यास का आधुनिक रूपांतरण नहीं है, बल्कि ये गौ संरक्षण और गौ संस्कृति पर आधारित फिल्म है। फिल्म में गाय के वैज्ञानिक महत्व, पंचगव्य चिकित्सा और प्राचीन भारतीय ज्ञान बनाम आधुनिक मेडिकल माफिया के संघर्ष को दिखाया गया है। फिल्म में 1966 के गौ रक्षा आंदोलन के इतिहास और साधु संतों के बलिदान को भी पिरोया गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का आरोप है कि फिल्म में गौ तस्करी के पीछे एक खास वर्ग को दिखाया गया है, जिससे पूरे समुदाय की छवि नकारात्मक रूप से पेश की जा रही है। इस फिल्म के ट्रेलर में एक और चीज लोगों का ध्यान खींच रही है। फिल्म में इंदिरा गांधी का किरदार है। ट्रेलर के इसी हिस्से से कांग्रेस पार्टी भी नाराज नजर आ रही है। मित्रों, फिल्म पर धर्मगुरु पक्ष विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, फिल्म के निर्माता निर्देशकों का पक्ष क्या है, आपको वो भी सुनना चाहिए। वो धर्म के नाम पर मूवी बनाते हैं, नफरत फैलाने वाला काम करते हैं, और मैं तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि इस तरह की मूवी जो भी आए उसका बाइकआउट होना चाहिए। गोदान फिल्म की रिलीज पर रोक लगनी चाहिए। इस तरीके की फिल्म बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो नफरत फैलाने वाली कोई भी मूवी हो, कोई कहानी हो, उस पर बैन लगना चाहिए। आप ही सोचो कि आपको, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, आपको गौ गाय को बचाना है कि नहीं बचाना है। जो स्वयं जो है गौ भक्षण करते हैं, जो स्वयं गौ काटते हैं, वो तो चाहे कोई भी हो, वो देश का दुश्मन है। प्रोपेगेंडा नहीं है, ये हमारी जो गाय के प्रति जो आस्था है,
हम उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। मित्रों, एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस फिल्म का पुरजोर विरोध कर रही है, वहीं बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों ने इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया। गोदान की टीम ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों पोस्टर रिलीज करवाया। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से भी गोदान की टीम ने मुलाकात की। मित्रों, इस फिल्म को लेकर विवाद की वजह इसमें 1966 के गो रक्षा आंदोलन का चित्रण भी है। 60 के दशक में गौ रक्षा का मुद्दा तेज हुआ और 1966 तक ये बड़े आंदोलन में बदल गया। साधु संत और हिंदू संगठनों ने सरकार से गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की। 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में संसद भवन के सामने प्रदर्शनकारी जमा हो गए। जब प्रदर्शनकारी संसद भवन में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे, तब सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि गोलीबारी में 8 से 10 आंदोलनकारियों की मौत हो गई, जिसमें कई साधु संत भी शामिल थे। मित्रों, अब हम बॉलीवुड के ही एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें बात बात पर ऐतराज हो जाता है। इस बार उन्हें एक इवेंट में नहीं बुलाया गया तो ऐसी आपत्ति जताई कि पूरे देश पर ही सवाल उठा दिया। हुआ यह कि मुंबई यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में नसरुद्दीन शाह को पहले आमंत्रित किया गया, लेकिन किसी वजह से उन्हें बाद में नहीं बुलाया गया। इस बात से नसरुद्दीन शाह इतने नाराज हो गए कि उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में इस पर पूरा एक लेख लिख दिया। आपको लग रहा होगा कि उन्होंने इस लेख में सिर्फ यूनिवर्सिटी के खिलाफ लिखा होगा, सरकार के खिलाफ लिखा होगा, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लिखा होगा, जैसा कि वो अक्सर बोला भी करते हैं। लेकिन मित्रों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि नसरुद्दीन शाह ने इस बार सारी हदें पार कर दी। इस बार उन्होंने पूरे देश पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अपने लेख में लिख दिया, ये वो देश नहीं है जहां मैं बड़ा हुआ, जहां प्यार करना सिखाया जाता था। यहां विचारों की पुलिस और 2 तरीके की बातें बोलने वाले लोगों को पूरी ताकत के साथ निगरानी रखने के लिए तैनात कर दिया गया है। नसरुद्दीन शाह को जिस देश के दर्शकों ने 4 दशक से पसंद किया, उनकी फिल्मों की सराहना की, अचानक ही ये देश उन्हें बदला बदला लगने लगा। हमेशा कैमरों से घिरे रहने वाले नसीर साहब को आज लगने लगा कि वो विचारों की पुलिस की नजरों से घिरे हुए हैं। मित्रों, ये सभी जानते हैं कि नसरुद्दीन शाह मौजूदा सरकार के आलोचक रहे हैं। वो खुलकर अपनी बातें सामने रखते हैं, उनका काफी विरोध भी होता है, लेकिन एक वर्ग उनके साथ हमेशा खड़ा भी रहता है। सत्ताधारी पार्टी की तारीफ और आलोचना तक ठीक था, लेकिन आज उन्होंने देश पर ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या सरकार की आलोचना करते करते नसरुद्दीन शाह के दिल में इतनी कुंठा, इतनी नफरत बढ़ गई कि उन्हें अब इस देश में कहीं भी प्यार नजर नहीं आता? उन्हें चारों तरफ अब नफरत ही नफरत दिखाई दे रही है। मित्रों, एक कहावत है कि नकारात्मकता उन लोगों पर असर डालती है जो उस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जाहिर सी बात है, जो प्यार बांटते हैं उन्हें आज भी हमारा भारत प्यारा लगता है। लेकिन नसीर साहब की नजरें न जाने कहां देख रही हैं। उन्हें बीते कुछ साल से सिर्फ नफरत और नकारात्मकता ही दिखाई दे रही है। उनके कुछ पुराने बयान ही उठा करके देख लीजिए। नसीर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें इस बात का डर लगने लगा है कहीं उनके बच्चे भीड़ का शिकार ना हो जाए। सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म द केरल स्टोरी की सफलता इन्हें एक खतरनाक ट्रेंड लगती है। नसरुद्दीन शाह का मानना है कि मुगलों ने इस देश को लूटा नहीं, बल्कि बहुत कुछ दिया। ये कहते हैं देश में पाकिस्तान की तारीफ करने को भारत विरोधी नहीं मानना चाहिए। मित्रों, नसरुद्दीन शाह 4 दशक से बॉलीवुड का हिस्सा हैं। कई शानदार फिल्में बनाई हैं, लेकिन आज की तारीख में उन्हें लोग उनकी फिल्मों की वजह से नहीं याद कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी कुंठित विचारधारा और विवादित बयानों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ऐसे में नसरुद्दीन साहब को ये सोचना चाहिए कि कहीं उनकी ये संकीर्ण सोच नासूर न बन जाए। मित्रों, आपने रोज की बातचीत में ये जरूर सुना होगा कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा होशियार और स्मार्ट है। आज तक ऐसा ही हुआ है। मानव सभ्यता का विकास इसका प्रमाण है, नए आविष्कार इसके साक्ष्य हैं। लेकिन क्या आज से 20 साल बाद भी नए आविष्कार की रफ्तार यही रहेगी? क्या 20 साल बाद कोई जैक एंड्रिका की तरह 15 साल की उम्र में कैंसर डिटेक्शन की सस्ती तकनीक बना सकता है? जवाब है शायद नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कहेंगे कि तकनीक का विकास हो रहा है, फिर आविष्कार क्यों नहीं होगा? मित्रों, जिस तकनीक पर हमें भरोसा है वही तकनीक जेन ज़ी यानी भावी पीढ़ी को बुद्धू बना रही है। यह वैज्ञानिक रिसर्च की रिपोर्ट है। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जेरेड कुनी हॉर्वत ने अमेरिकी सीनेट की कमेटी को दी गई रिपोर्ट में यह आश्चर्यजनक खुलासा किया है। पहले आपको बताते हैं डॉक्टर हॉर्वत की रिपोर्ट जेन ज़ी को लेकर क्या कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक जेन ज़ी की बुद्धि यानी आईक्यू का स्तर अपने माता पिता की पीढ़ी से कम है।
1800 के बाद यह पहली बार हुआ है जब किसी पीढ़ी की IQ, मेमोरी, गणित और समस्या सुलझाने की क्षमता पिछली पीढ़ी से कम हो गई है। 2010 के बाद से बच्चों की बौद्धिक क्षमता गिरने लगी है। यह ट्रेंड 80 देशों में दिखाई दे रहा है, यानी करीब करीब आधी दुनिया में जेन ज़ी बुद्धू बन रहे हैं। मित्रों, यह किसी देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बड़ा खतरा है। जिन तकनीकी उपलब्धियों पर हम गर्व करते हैं वो हमारी बुद्धि की श्रेष्ठता का प्रमाण है। अब नए आविष्कार करने वाली वही बुद्धि कम होती जा रही है। अगर बौद्धिक क्षमता कम होगी तो नए आविष्कार कैसे होंगे? इसलिए पहले ये समझते हैं जेन ज़ी यानी नई पीढ़ी की ये जो बौद्धिक क्षमता है वो कम क्यों हो रही है। डॉक्टर हॉरवत ने अपने रिसर्च में कहा है कि जेन ज़ी को ये जो बौद्धिक क्षमता है कम करने वाली जो सबसे बड़ी भूमिका है वो तकनीक की है, यानी हमारा आविष्कार ही हमारा दुश्मन बन गया है। स्कूलों में टेक्नोलॉजी बढ़ने से बच्चों की सीखने की क्षमता कम हुई है। इंसानी दिमाग छोटे वीडियो से नहीं सीख पाता, सीखने के लिए दिमाग को विस्तार से बताना होता है। जेन ज़ी आधा समय स्क्रीन पर गुजारते हैं, इससे भावनाओं में अस्थिरता और अत्यधिक उत्तेजना दिखाई देती है और सीखने की क्षमता इससे प्रभावित होती है। आप याद कीजिए, आपको कितने फोन नंबर याद हैं? मुश्किल से 5 भी याद नहीं होंगे। आप मोबाइल हैंडसेट के भरोसे हैं, गुणा गणित के लिए कैलकुलेटर का भरोसा है, लेकिन आज से 40 साल पहले ऐसा नहीं था। जब मोबाइल नहीं था तब लोग ज्यादातर नंबर याद रखते थे। गणित के मुश्किल सवाल भी दिमाग से हल कर लिया करते थे। इस छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि तकनीक ने हमें कितना कमजोर किया है। और डीएनए में आज का संदेश, सुनहरा युग हमारे सामने होता है, ना कि हमारे पीछे होता है। डीएनए में आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।